कहें पूरा का पूरा आज को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आज बहुत से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है ना, और आज के टेस्ट में जिसने आपके जो है 60 प्लस या 50 प्लस मार्क्स लाए हैं वो एजीटीए में श्योर हैं कि वो सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि आज का सेट पेपर कंप्लीट सिलेबस से बनाया गया था जो टेस्ट हुआ था स्कॉलरशिप वाला, है ना। और ये प्रैक्टिस सेट 3 के रूप में मैं करवा रहा हूँ, ठीक। और ये सेट पेपर इस तरह से डिजाइन था कि मॉडरेटली टू हार्ड, या फिर कहें आपका जो है मध्यम से हाई लेवल तक जो है था, ठीक। और बहुत बढ़िया सेट पेपर था आज का, और जिसने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है उन लोगों ने महसूस किया होगा कि आज जो है टेस्ट पेपर में जो है अच्छा लगा। और साथ ही बच्चों एक चीज और है कि जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो बच्चे भी उसको जाकर दे सकते हैं, और उसको उनको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा जो है कंटेंट इस टेस्ट में हमने डाला है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। राम राम सभी को, गुड इवनिंग, ठीक। थैंक यू इंद्रेश राज जी, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग आ जाइए। आज का जो है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 के लिए, कृषि प्राविधिक सहायक 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। कृषि प्लस कंप्यूटर प्लस यूपीजी के पूरा पैटर्न रहने वाला है। देखो लोकेश जी आ गए, टॉपर आ गए आज के। रॉन्ग ऑप्शन थे ही नहीं भैया लोकेश जी, रॉन्ग ऑप्शन थे ही नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कृषि कंप्यूटर और यूपीजी कंप्लीट सेट पेपर, डे 3 है आज का, है ना। 40 सेट पेपर आपको फुल करवाने वाले हैं आपके यूट्यूब पर, तो उसका तीसरा सेट है ये, ठीक। आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि आपको ऑलरेडी बता दी जा चुकी है, इसको देखो संडे का इंतजार कीजिए आप लोग, है ना। संडे को कुछ स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए, तो संडे तक, कल यानी कि परसों परसों ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। बदलने वाली मतलब कि आपका जो है एडवांस चीजें लेकर आने वाले हैं कल संडे को, ठीक। इसमें आपका 60 सेट पे मिलेंगे 299 में, 20 फुल लेंथ सेट, 40 टॉपिक वाइज सेट और प्रिंटेबल पीडीएफ रहेंगी। 65 क्वेश्चन आपके कृषि के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन यूपीजी के। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल चाहते हैं कि भैया हमें स्टडी मटेरियल चाहिए फुल, तो वो यहाँ से जो है हमारे नंबर पर 7880497104 पर कांटेक्ट करके जो है हमसे ये खरीद सकते हैं। सर मैं न्यू हूँ, बता दो कैसे देना है टेस्ट। आप जाइएगा, ठीक है, या कॉल कर लीजिएगा, ठीक। तो मूल्य कितना है? 1500 रुपए है इसका, आपके कंप्लीट एग्रीकल्चर के टीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये सारे आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो टीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बनाने में, लेकिन नोट्स मैंने बेटर बनाए हैं, ठीक। तो नोट्स आपके कंप्लीट 1500 में एग्रीकल्चर का, ठीक। और साथ में साथ आपका जो है दिवाली तक 25% डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पर, टेस्ट सीरीज पर, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध है 499 रुपए में। मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूंगा आज, सीधा सीधा मैं आपके जो है स्कॉलरशिप टेस्ट पर आता हूँ। अब ये बताइए आप लोग बाई लैंग्वेज चाहिए टेस्ट या ओनली हिंदी में कराएं, ठीक, ये आपकी चॉइस है। आई थिंक इतने में क्लियरिटी है ना, मेरे हिसाब से क्लियरिटी है। 1500 में 1500 पेज भी हैं, ठीक है, ऐसे नहीं दे रहे हैं, कुछ क्वालिटी होगी तभी 1500 रुपए ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को, पार्ट 1 एग्रीकल्चर से, ठीक। पहला क्वेश्चन, भिंडी में ट्रैप फसल के रूप में किस फसल का उपयोग किया जाता है? सूरजमुखी, गेंदा, क्लस्टर बीन या अरहर? विच क्रॉप यूज एज अ ट्रैप क्रॉप इन ओकरा, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्लस्टर बीन या पिगन पी? आपका अरहर। यहां पर मैंने आप लोगों को कंफ्यूज किया है ना, क्योंकि अरहर खुद एक ट्रैप क्रॉप है ना, या फंदा फसल है। तो इसकी ट्रैप क्रॉप कौन सी हो सकती है? इसकी ट्रैप क्रॉप है भैया आपकी क्लस्टर बीन, ठीक। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है? क्लस्टर बीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, धान की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या है? व्हाट इज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ पैडी?
व्हाट इज द नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ पैडी? तो पैडी की नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है आपकी 20 से 25%, 50 से 60, 30 से 40%, 80 से 90। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो नॉर्मली आपकी धान की नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो होती है 30 से 40%। गेंदा नहीं है, एक गेंदा लिख रहे हो, क्लस्टर बीन है ना, गेंदा नहीं है। गेंदा कहाँ छोटा छोटा, भिंडी कहाँ बड़ी बड़ी, वो कहाँ से ट्रैप क्रॉप का काम करेगी, है ना। हाँ, भिंडी कपास की ट्रैप क्रॉप है, लेकिन भिंडी की भी ट्रैप क्रॉप है आपकी क्लस्टर बीन। ठीक, यही तो क्वेश्चन घुमाया है हमने। अगला क्वेश्चन, नेमेटोड किस श्रेणी में आता है? सहजीवी, नाइट्रोजन फिक्सर, नीलहरित शैवाल है, पादप परजीवी है, कीट पतंगा है। नेमेटोड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्लांट पैरासाइट है, या इंसेक्ट पेस्ट है। तो नॉर्मली नेमेटोड आपने सुना होगा क्या होते हैं? पादप पैरासाइट, पादप परजीवी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है पादप परजीवी या प्लांट पैरासाइट। ठीक, पादप परजीवी या प्लांट पैरासाइट। एक काम करते हैं, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो मैं ओनली आपका हिंदी में करा दे रहा हूं। ठीक, हिंदी में ओनली करा रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर हिंदी माध्यम के, तो स्पष्ट दिखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों को स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत बढ़िया था। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा कितनी है? 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम, 5 से 400 लीटर प्रति हेक्टेयर, 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से अधिक, या 400 लीटर प्रति हेक्टेयर से अधिक। तो नॉर्मली अल्ट्रा लो की कह रहा है, अल्ट्रा लो है तो आपका कितना आ जाएगा? 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम। अल्ट्रा लो में कितना आ जाता है आपका? कीटनाशक का छिड़काव करते हैं 5 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गन्ने में पत्ती और फसल अवशेषों को जलाने को क्या कहते हैं? बांधना, ट्रेसिंग, प्रॉपिंग, या रैबिंग। देखो, गन्ने में पत्तियों को जलाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका रैबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रैबिंग। जलाने को या फसल अवशेष या पत्तियों के अवशेष को जलाने को क्या कहा जाता है बच्चों? रैबिंग। आज के सेट को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अभी 27 करंट व्यूअर है, यहां पर करीबन आपके 100 पहुंचने चाहिए आज। ठीक है, बताइए राइट आंसर यहां पर रैबिंग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधसाली गन्ना किस महीने में बोया जाता है? जनवरी फरवरी में, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। बाइलिंगुअल देखना है आपको तो आप टेस्ट लगा लेना। ठीक है, राइट आंसर बताइए। अर्धसाली गन्ने की जो बुआई की जाती है वो कब बोया जाता है? जनवरी फरवरी में, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, या मार्च अप्रैल। तो भैया आपका जो अर्धसाली गन्ना है जुलाई अगस्त में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जुलाई अगस्त में बोया जाता है। ट्रेसिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निकोटियाना रस्टिका में निकोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? निकोटियाना रस्टिका में निकोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? निकोटियाना रस्टिका में निकोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? तो बात करें बच्चों तो आपका जो है 3.5 से 8%, निकोटियाना रस्टिका में 3.5 से 8% क्या होता है? आपका निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका 0.5 से 5% निकोटियाना टबैकम में आपका निकोटीन पाया जाता है, और 3.5 से 8% सबसे ज्यादा निकोटियाना रस्टिका में आपका निकोटीन पाया जाता है, सर्वाधिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, धान की फसल में पत्तियों पर लगाने के लिए जिंक सल्फेट की अनुशंसित मात्रा कितनी है? 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो धान की फसल में पत्तियों पर, धान की फसल में पत्तियों पर जिंक लगा कितना चाहिए होता है, कितना लगाना होता है? तो ये हो जाता है आपका कितना? बताओ जल्दी से आंसर।
5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना चाहिए होता है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें क्या चाहिए होता है? आपका जो है जिंक चाहिए होता है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पायरुविक एसिड या मैलिक एसिड? तो नॉर्मली आपका ग्लाइकोलाइसिस का जो आपके एक श्वसन की प्राथमिक प्रक्रिया होती है, ठीक, तो वो आपका क्या होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ठीक, पायरुविक एसिड, ठीक। आपका ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपका जो है इंग्लिश वाला पोर्शन आ जाता है, इंग्लिश में नहीं देखेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां प्रश्न है, करनाल बंट रोग की खोज किसने की थी? कीर्तिकर, मुंडकर, मित्रा या केसी मेहता ने? करनाल बंट की खोज किसने की थी? तो भैया करनाल वंट की जो खोज की थी वो मित्रा ने की थी। किसने? मित्रा ने। अगला क्वेश्चन, जब भूमि का उपयोग प्राकृतिक वनस्पति और पशुओं के चरने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शुष्क खेती, राजकीय खेती या मिश्रित खेती या रेंचिंग खेती? अब देखो भैया, जब हम प्राकृतिक रूप से उगे चारे को, ठीक है, पशुओं को खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है आपका रेंचिंग खेती। क्या कहा जाता है? रेंचिंग फार्मिंग या रेंचिंग खेती, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, योजना अवधि के दौरान किसी फार्म की लागत, रिटर्न और शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? योजना अवधि के दौरान किसी फार्म की लागत, रिटर्न और शुद्ध लाभ का अनुमान लगाने को क्या कहा जाता है? कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, बैलेंस शीट या चालू अनुपात? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो भैया किसी भी फार्म की आप क्या कर रहे हो? फार्म की लागत, रिटर्न और शुद्ध लाभ का जो है अनुमान लगा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फार्म बजटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फार्म बजटिंग। फार्म बजटिंग कहते हैं उसे, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक एटीपी अणु लगभग कितनी ऊर्जा केसीएल में उत्पन्न करता है? किलो कैलोरी में उत्पन्न करता है? बताइए राइट आंसर। एक एटीपी अणु कितने किलो कैलोरी जो है उत्पन्न करता है? तो 9.1, 5.6, 11.5 या 7.3? तो राइट आंसर हो जाता है 7.3। कितना करता है आपका? 7.3 जो है किलो कैलोरी जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, जल अवशोषण का पहला चरण क्या होता है? परासरण, अंतःशोषण, गुटेशन या विसरण? जल अवशोषण का पहला चरण कौन सा होता है? इतने इजी इजी क्वेश्चन थे, है ना? इतने इजी इजी क्वेश्चन थे, आप लोग कर नहीं पाए। बहुत इजी पेपर था आज का। बहुत इजी पेपर। इम्बाइबेशन सही पकड़े। अंतःशोषण, अंतःशोषण यहां पर राइट आंसर होता है, इम्बाइबेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा आंतरिक बीज जनित रोग है या फिर कहें इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है? निम्न में से कौन सी जो है इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है आपकी? बाजरे का अर्गट रोग, गेहूं का लूज स्मट या ढीला कंडुआ, करनाल वंट या ये सभी? इसे हम ढीला कंडुआ भी लिखते हैं, ढीला कंडुआ, ढीला कंडुआ। बताइए कौन सा जो है आंतरिक बीज जनित रोग है आपका? लूज स्मट ऑफ बीट, बहुत बढ़िया, गेहूं का लूज स्मट, है ना? ढीला कंडुआ जो है राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर हमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से।
पहले लिखा हुआ है जई का ग्रे स्पाइक, कैल्शियम की विषाक्तता, टमाटर में गोल्डन फ्लैक, मैग्नीज की कमी, मटर का काला धब्बा, कॉपर की कमी, साइट्रस में छोटी पत्ती। तो ये हमें जो है सही मिलान यहाँ पर हमें करना है, सही मिलान जो है सुमेलित यहाँ पर हमें करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कीजिए इसे सुमेलित, क्या होगा राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए जई का जो ग्रे स्पाइक होता है ये किससे होता है, मैग्नीज की कमी से। जई का ग्रे स्पाइक किससे होता है, मैग्नीज की कमी से। टमाटर में गोल्डन फ्लैग जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। मटर का काला धब्बा बोरॉन की कमी से, और सिट्रस में छोटी पत्ती रोग जो होता है कॉपर की कमी से होता है ना। तो यहां पर जो राइट आंसर हो गया 1 का वी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। तो यहां पर आपका ये बन रहा है 1V 2A 3D 4C, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, है ना। तो आपका जो टमाटर में गोल्डन फ्लैग होता है कैल्शियम की विषाक्तता से होता है, जई का ग्रे स्पाइक मैग्नीज की कमी से, मटर का काला धब्बा बोरॉन की कमी से, साइट्रस में छोटी पत्ती कॉपर की कमी से होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूंगफली के सीधे प्रकार की बीज दर कितनी, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया जो आपकी जो सीधे प्रकार या इरेक्ट टाइप होती है, इरेक्ट मतलब कि एक जगह पर जो रहती हैं उनकी जो बीज दर होती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी रखी जाती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन ये है कि आपका जो नेमराज सुंडा है, ठीक, बाकी जो ऑथेंटिक है वो तो आपका 100 से 120 किलोग्राम है। नेमराज सुंडा में आपका 80 से 100 दिया है आपका इरेक्ट प्रकार का, सीधे प्रकार का, और आपका जो है आपकी जो गुच्छा वाली है, गुच्छे वाली का लगभग आपका जो है 70 से 80 दिया हुआ है। ठीक, तो नेमराज सुंडा पर नहीं जाना है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 100 से 120। आपका जो है आईसीआर का जो ऑफिशियल डाटा है वो आपका 100 से 120 जो है राइट है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेमराज सुंडा के अकॉर्डिंग ए होगा, लेकिन जो आईसीआर है, आईसीआर के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, 100 से 120 किलोग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लियरली देखो ये चीज बता दी, आप लोग कंफ्यूज होते फिर, है ना। अगला क्वेश्चन है, ज्वार के किस भाग में एससीएन की पूर्ण कमी होती है, पूर्ण कमी होती है, पत्तियां में, तना, जड़ या बीज। कहां पर आपका हाइड्रोसायनिक एसिड नहीं पाया जाता, एससीएन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हो जाता है बीज के अंदर। एससीएन की पूर्ण कमी कहां पर देखने को मिलती है हमें, ये हमें मिलती है बीज के अंदर। अगला क्वेश्चन है, तिलहन फसल में उर्वरक की अनुशंसित खुराक क्या है, 3:2:1, 1:2:3, 3:1:2 या 1:2:1। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें बच्चों, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है 3:2:1। तिलहनी फसलों में जो उर्वरक चीज है, एनपी की जो रेशियो रखा जाता है वो 3:2:1 होता है। इंग्लिश वाले में देखो ये है कि दोनों साथ में चलेंगे तो विजिबिलिटी चली जाती है फिर, है ना, इस वजह से इंग्लिश वाला नहीं दिखा रहे हैं। इंग्लिश वाले के लिए आपको जो है टेस्ट दीजिए, उसके लिए पहले मैं हिंदी में करा दूं फिर इंग्लिश का दिखाता हूं, ठीक है। पशुधन और फसल की खेती किसका उदाहरण है, पूरक संबंध, अनुपूरक संबंध, ए और बी दोनों, निरोधात्मक संबंध। अब देखो पशुधन फसलों को लिए खाद देता है और फसलों से हमें चारा या दाना मिलता है पशुओं के लिए, है ना। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं भाई, पशु जो है फसलों को लाभ पहुंचाते हैं और फसलें पशुओं को लाभ, मतलब जिसमें आपका एक दूसरे को लाभ पहुंचा है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन या पूरक संबंध कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूरक संबंध। हाँ मिलता है, पेड है भैया पीडीएफ।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सिलिकॉन का सूचक पौधा है? गेहूं, कॉफी, सूरजमुखी या गन्ना? निम्न में से कौन सा पौधा सिलिकॉन का सूचक पौधा है? राइट आंसर बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? सिलिकॉन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? इंडिकेटर प्लांट ऑफ सिलिकॉन कौन सा प्लांट होता है? बताइए राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है गन्ना। गन्ना जो है सिलिकॉन की कमी बताता है ना, या सिलिकॉन का सूचक पौधा है कौन सा? आपका गन्ना है। ठीक, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, जीरे के तेल में कौन सा यौगिक पाया जाता है? कॉन्ड्रीपॉल, क्यूमिनॉल, लिनालूल या गॉसिपॉल? तो बेसिकली हमें पता है कि क्यूमिन है, क्यूमिन में कौन सा तेल होगा? क्यूमिनॉल, है ना। क्या पाया जाता है? क्यूमिनॉल। ठीक, राइट आंसर क्या होता है? क्यूमिनॉल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्र प्रयोगों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो है डिजाइन कौन सा? एलएसडी, आरवीडी, सीआरडी या एचडी? बताइए राइट आंसर। ये देखो स्टैटिक्स के सिद्धांत हैं आपके सिलेबस में। सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है सांख्यिकी वो वाली डाटा वाली सांख्यिकी, डाटा नहीं है भाई, यहां पर आपका जो है पूरा का पूरा स्टैटिक्स के सिद्धांत है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है आपका आरबीडी। आरबी क्षेत्र प्रयोगों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य डिजाइन है। ठीक, आरबीडी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरसों की फसल में एफिड को नियंत्रित किया जा सकता है मेलाथियान द्वारा, बीटावैक्स, थायरम या डाईएथेन जेड? बताइए राइट आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? सरसों की फसल में एफिड को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? तो भैया मेलाथियान का छिड़काव से। किसका छिड़काव करना है? मेलाथियान के द्वारा हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं किसको? आपको एफिड को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कीट नियंत्रण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है रासायनिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण है एकीकृत नियंत्रण? तो भैया सबसे अच्छा सिद्धांत तो एक ही है, एकीकृत नियंत्रण, इंटीग्रेटेड कंट्रोल। इंटीग्रेटेड कंट्रोल, ठीक है। तो यहां पर जो कीट नियंत्रण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? आपका एकीकृत जो है नियंत्रण या इंटीग्रेटेड कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? क्लोरपाइरीफॉस, कार्बेरिल, क्विनोलफॉस या मैनकोजेब? ग्रीन लीफ हॉपर के कंट्रोल के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ग्रीन लीफ हॉपर के कंट्रोल या नियंत्रण के लिए किस जो है कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है? बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा राइट आंसर यहां पर? जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है आपका मैनकोजेब। ठीक, ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं। ठीक,
सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कार्बेरिल है। ठीक, सॉरी बच्चों, वो गलती से आपका डी लगा दिया, वो ABCD की वजह से दिक्कत हुई। तो यहाँ पर जो ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बेरिल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बेरिल का। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर जो है कार्बेरिल होगा, बी होगा यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में, निचला गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या प्रायद्वीप क्षेत्र? अब ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया था ना, ये क्वेश्चन मैंने जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया था। कंफ्यूज करने के लिए क्यों? कि जैसे हमें पता है कि धान का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में या फिर कहें पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल कौन सा था? निचला गंगा का मैदान क्षेत्र, है ना। तो किस क्षेत्र में धान का सबसे अधिक उत्पादन है? तो निचला गंगा का मैदान क्षेत्र। ठीक, बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मक्का की निम्नलिखित में से कौन सी जल्दी पकने वाली किस्म है? गौरव, प्रकाश, पूसा, कंपोजिटी 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पर कौन सी किस्म जो है मक्का की जल्दी पकने वाली है? जल्दी पकने वाली है, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ABC या फिर डी? तो बच्चों राइट आंसर या सही उत्तर की बात करें तो उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो है ऑल ऑफ दी, ये सारी वैरायटी गौरव, प्रकाश, पूसा, कंपोजिट 4, ये सभी वैरायटी क्या है? जल्दी पकने वाली है ना, जल्दी पकने वाली है। अगला क्वेश्चन, मक्का में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है? मक्के में भी रोपाई होती है 200 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, 700 मीटर स्क्वायर या 1000 मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली आपकी जो मक्का होती है ना, मक्का में आपकी जो नर्सरी की क्षेत्र की आवश्यकता होती है वो होती है 700 मीटर स्क्वायर। कितना नर्सरी एरिया चाहिए होता है? 700 मीटर स्क्वायर जो है नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। किसके अंदर? आपका मक्का के अंदर। ठीक, 700 मीटर स्क्वायर जो है नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य तौर पर मक्का में नर मादा अनुपात कितना होता है? होना चाहिए 1:3, 1:5 होना चाहिए, 1:6, 1:9। कितना होना चाहिए? सामान्य तौर पर मेल फीमेल रेशियो कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट बनाने के लिए ये हमने जो है क्वेश्चन रखा था यहाँ पर। तो नॉर्मली आपका 1:3 कितना सामान्य तौर पर मेल फीमेल रेशियो कितना होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। किसमें? आपका मक्का में। ठीक, क्वेश्चन का लेवल ना आज आप लोग कहोगे कि सर आज लगा कि क्वेश्चन का लेवल है ना। मैंने कहा था ना धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 31, यह एक मिट्टी का गुण है जो एक नम मिट्टी को लागू बल पर आकार बदलने और बल वापस लेने पर भी इस आकार को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संलयन, कण आकार, प्लास्टिसिटी या घनत्व। ये नॉर्मली मैंने गुण पूछ लिया आपका, जैसे मृदा निर्माण के गुण है ना, तो सॉरी मृदा के गुण है तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी, मतलब कि मृदा का वह गुण जो नम मिट्टी को जो शेप दे दिया जाए वो उसी में बनी रहती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में हानि समीकरण या फिर कहें सॉयल लॉस इक्वेशन, सॉयल लॉस इक्वेशन A बराबर आर के एल एस सी पी। आर कौन दर्शाता? आर को दर्शाता है आपका मिट्टी क्षणशीलता कारक, वर्षा क्षणशीलता कारक, ढलान लंबाई कारक, ढलान ढलान कारक। तो भैया वर्षा क्षरणशीलता कारक कौन प्रभावित करता है? आर को कौन डिनोट करता है? आपका वर्षा क्षरणशीलता कारक, वर्षा क्षरणशीलता कारक। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, इस बार जो पेपर बनाया था ना, एक्चुअली मैं बताऊं ना, हैंडबुक ऑफ ICAR से बनाया है ना। इस बार का जो आपका सेट पेपर था ना एग्रीकल्चर का, इस वाली बुक से बनाया है, हैंडबुक ऑफ ICAR। ठीक,
और ये ऑथेंटिक बुक है, इसी से मैं सारे आप मतलब कि सारी चीज़ें बनाता हूँ, नोट्स भी बनाता हूँ, सारी चीज़ें इसी से प्रिपेयर करता हूँ। हैंड बुक ऑफ आईसीआर, कुछ लोगों के पास होगी भी, ये इंग्लिश में है, इसी से आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसी से सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की हैं आपकी। ठीक, तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मृदा जल संरक्षण का यांत्रिक उपाय है? कंटूर बंडिंग, इंटरक्रॉपिंग, फसल प्रणाली या मल्चिंग? बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि इसमें हमें बनाना पड़ता है ना, मतलब कि इसको हमें क्या करना पड़ता है, जो है बनाना पड़ता है। ठीक, या फिर क्या है, मैकेनिकल या फिर यांत्रिक तौर पर हम इसे बनाते हैं। ठीक, कंटूर बंडिंग हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, जब परत अपरदन को अनियंत्रित रूप से जारी रहने दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप भूमि की सतह पर उंगली जैसी चैनल बन जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परत अपरदन, रिल अपरदन, गली अपरदन, स्लिप अपरदन। अब सीधी सी बात है भैया, सीट इरोजन के बाद कौन सा आता है? रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, है ना, फिंगर लाइक क्या बन जाते हैं? आपके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक, तो उसमें किस में हो जाते हैं? आपके रिल अपर्दन या रिल इरोजन में। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी, रिल इरोजन हो जाता है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यह उस अधिकतम पानी की मात्रा का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे मुक्त जल निकासी की अनुमति देने के बाद मिट्टी बरकरार रखेगी। स्थायी मुरझान बिंदु, क्षेत्र क्षमता या आर्द्रता ग्राही गुणांक संतृप्ति? बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब भैया पूरा पानी जाने के बाद, है ना, पूरा पानी आपका जाएगा, उसके बाद जो मृदा धारण करके रखेगी, या मतलब ये कहें सारा पानी कुछ आपका गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे चला गया, कुछ आपका वाष्प के रूप में उड़ गया, उसके बाद जो बचेगा वो कौन सा होगा? आपकी मृदा की क्षेत्र क्षमता होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसे प्रति इकाई जल उपयोग के प्रति इकाई क्षेत्र में फसलों की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर पानी की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? जल उपयोग दक्षता का, वितरण दक्षता, क्षेत्र अनुप्रयोग दक्षता, सिंचाई प्रणाली दक्षता। राइट आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी? कमेंट में लिख दो डिफिकल्टी लेवल कैसा है। आज का सेट पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसा है? जल्दी से लिखो कमेंट में। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता जो है का उपयोग प्रति इकाई जल उपयोग के प्रति इकाई क्षेत्र में फसल की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है, और यह जो है इसका उपयोग आमतौर पर पानी की उत्पादकता मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। बताइए कैसा है आज का सेट पेपर, मॉडरेट है या फिर कहें अच्छा है या बहुत अच्छा है? अच्छा लगे तो 4 लोगों को और शेयर करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही मिलान वाला है ये, है ना। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही संयोजन जो। इस क्वेश्चन को डालने का मेरा मतलब ये था कि भाई जब आपके मतलब ये कहें कि जब आप वाटर सेट को पढ़ो तो हर एक तरह के वाटर सेट आपके क्लियर हो जाए, है ना, हर एक तरह के आपके वाटर सेट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, तो जैसे सब मैक्रो वाटर सेट 10 से 1000 हेक्टेयर, मिली वाटर सेट इनको हमें मिलाना है 50,000 हेक्टेयर, माइक्रो वाटर सेट 100 से 1000 हेक्टेयर, मिनी वाटर सेट आपका 1000 से 10,000 हेक्टेयर, माइक्रो वाटर सेट आपका 10,000 से 50,000 हेक्टेयर। ठीक, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में माइक्रो वाटर सेट नहीं होगा यहां पर, है ना, मैं देख लूं इसे। ये माइक्रो नहीं है, इसे हम चेक करते हैं।
एक मिनट, इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। सब मैक्रो, सॉरी हाँ, ये आपका जो नीचे है सब मैक्रो, मिली, माइक्रो, मिनी, मैक्रो, ये आपका मैक्रो है भाई। ये आपका क्या है? मैक्रो है। सॉरी बच्चों, ये मैक्रो है। क्या है? मैक्रो। मैक्रो वाटर सेट, ठीक। मैक्रो वाटर सेट, गलती से वो माइक्रो लग गया, इसे हम मैक्रो कहेंगे, ठीक। मैक्रो। आसान नहीं है इसीलिए तो इतना हार्ड बनाए हैं हम, है ना। यहाँ पर मैक्रो था, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सही मिलान की बात करें तो देखो, सब माइक्रो वाटर सेट की बात करें तो पहले हम बात करते हैं मैक्रो वाटर सेट की, है ना। सबसे पहले बड़ा आता है, तो मैक्रो वाटर सेट आपका मिलता है बी के साथ, है ना, क्योंकि 50,000 हेक्टेयर से अधिक। मैक्रो वाटर सेट में क्या होता है? 50,000 हेक्टेयर से अधिक, ठीक। सब मैक्रो वाटर सेट में आपका कितना होता है? 10,000 से 50,000 हेक्टेयर। सब मैक्रो, मैक्रो में आपका 50,000 से अधिक, सब मैक्रो में कितना होगा आपका जो है आपका एक 10,000 से 50,000, ठीक। आगे बात करें आपका जो है माइक्रो वाटर सेट की, तो माइक्रो तो आपका जो है 100 से 1,000 हेक्टेयर होता है। माइक्रो वाटर सेट कितना होता है? 100 से 1,000 हेक्टेयर। और बात करें मिनी वाटर सेट की, तो मिनी वाटर सेट होता है आपका 10 से 100 हेक्टेयर, और आपका जो है एक कहें, सॉरी, पांचवे का मिल ही गया बी के साथ, ठीक। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा पहले का ई, ठीक, सब माइक्रो वाटर सेट 10,000 से 50,000। दूसरे का डी मिली वाटर सेट आपका 1,000 से 10,000, ठीक। तीसरे का आपका माइक्रो वाटर सेट का, तीसरे का सी हो जाता है आपका 100 से 1,000 हेक्टेयर। फिर आपका मिनी वाटर सेट का चार का ए से मिलता है आपका जो है मिनी वाटर सेट 10 से 100 हेक्टेयर, और मैक्रो वाटर सेट एबव 50,000 हेक्टेयर। तो यहां पर राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। हाँ, मीडियम था, मॉडरेट था। अगला क्वेश्चन है, अगर ये इसी तरह का पेपर आ जाए ना तो कोई 60, आज के टेस्ट में मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई 62 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाया। 62 से मतलब ज्यादा नंबर नहीं थे किसी के, ठीक। आज के टेस्ट में कितना अच्छा लेवल रहा होगा, कितने लोगों ने टेस्ट दिया और कोई 60 से ऊपर, 62 से ऊपर नंबर नहीं ला पाया। इसमें जो नंबर लाने थे अगर कि हाईएस्ट लेके चले 70 से 75, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी के प्रकार में फास्फोरस फिक्सिंग क्षमता सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? देखो, फास्फोरस फिक्स करने की या फिर कहें स्था आपका जो है एक है फिक्सेशन की जो क्षमता होती है, स्थिरीकरण करने की जो क्षमता होती है, वो आपकी किस पीएच पर सर्वाधिक होती है? अम्लीय पीएच पर। और यहाँ पर अम्लीय मृदा कौन सी होती है बच्चों? तो यहाँ पर अम्लीय मृदा तो एक है भाई, लाल मृदा, रेड सॉइल। रेड सॉइल की जो है फास्फोरस को फिक्स करने या स्थिर करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। किसकी? आपकी लाल मृदा की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, फास्फोरस के आकलन के लिए ओल्सन विधि का उपयोग कहां किया जाता है? अम्लीय मिट्टी में, तटस्थ से क्षारीय मिट्टी में, लवणीय मिट्टी में, उपरोक्त सभी में। फास्फोरस के आकलन के लिए ओल्सन मेथड का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ओल्सन मेथड का प्रयोग कहां किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तटस्थ से क्षारीय मृदा, मतलब सामान्य से क्षारीय मृदा में आपके फास्फोरस को का पता लगाने के लिए किसका? ओल्सन मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखो फैक्चुअल क्वेश्चन। जब मिट्टी में नमी का प्रतिशत बढ़ता है तो तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि और कमी और स्थिर रहेगी? बताइए। आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, टोटल जो है 50 से 60 लोगों ने पेपर दिया था। सारे लोगों ने दिया ही नहीं, कुछ लोगों ने तो दिया ही नहीं था।
तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो नमी बढ़ने से आपकी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें तापीय चालकता क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है। यहाँ पर वृद्धि जो है बढ़ती है, या फिर कहें वृद्धि होती है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यह मिट्टी के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने और किसी क्षेत्र के मिट्टी संसाधनों की सूची तैयार करने में मदद करता है। मृदा मानचित्र, मृदा वर्गीकरण, मृदा सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, सॉइल सर्वे आपके सिलेबस में है, सॉइल साइंस में सॉइल सैंपलिंग है, तो उससे भी हमें एक क्वेश्चन लेना था, है ना। और हमारे जो नोट्स हैं उसमें ये सारी चीजें कवर है। सॉइल सैंपलिंग, सॉइल आपका जो है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, आपका जो है मृदा सर्वेक्षण हो गया, ये सारी चीजें नोट्स में ऐड है हमारे। ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर किया है पूरे नोट्स, है ना। राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मृदा सर्वेक्षण, सॉइल सर्वे जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉइल सर्वे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न है। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन था, ये बच्चों कंफ्यूज मत होना इसमें। देखिए, बताइए, कृषि मंत्रालय ने 16 अप्रैल को 3 साल के लिए वैध विनिर्देशों को अधिसूचित किया, जिसके तहत इफ्को के नैनो यूरिया में वजन के हिसाब से न्यूनतम कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4%, 8%, 12% या 16%। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 42 का आपका जो नैनो यूरिया है उसमें कितना नाइट्रोजन है, नई गाइडलाइंस के अनुसार। पुरानी में तो 4% था, नई गाइडलाइंस के अनुसार बताओ कितना है। अभी नई गाइडलाइन जारी की गई है नैनो यूरिया के लिए, पुरानी में था 4%। अरविंद राज जी, करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर करो इसे। एक करंट का क्वेश्चन है, वाई वेट आपका कितना नाइट्रोजन होता है नैनो यूरिया में। देखो, सभी का केवल एक का आया डी, सभी का ए आ रहा है। रूपेश कुमार 16%, बिल्कुल सही, 16% नाइट्रोजन है आपके करंट। ठीक है, देखो क्या है, पहले 4% था, है ना, पहले 4% था नैनो यूरिया में, लेकिन अब जो करंट में है वो आपका 16% हो गया है। कितना हो गया है, 16%, 8 नहीं हुआ, 16% हुआ है, 16%। यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डाई कैल्शियम फास्फेट के बारे में क्या सत्य है। साइट्रेट घुलनशील है, 33 से 40% P2O5 होता है, 14 से 18 P2O5 होता है, ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। नहीं हो तो अभी जाके देख लेना। ठीक है, अगर ये जिसको नहीं पता हो, करंट का अपडेट है ये। ठीक, जिसको नहीं पता हो वो आपका जो है दोबारा से चेक कर सकता है इसको। राइट आंसर बताइए यहाँ पर। ये भी थोड़ा सा हमने टफ क्वेश्चन है। देखो, डाई कैल्शियम फास्फेट जो है साइट्रेट में घुलनशील है और 33 से 40% इसमें क्या होता है, फास्फोरस P2O5 होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में गतिशील है। नाइट्रेट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या जिंक। कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में जो है गतिशील होता है। क्या करें, वो विज्ञापन का वो सेट ही नहीं होता हमसे। राइट आंसर की बात करें तो नाइट्रेट नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है गतिशील होता है आपका कहां पर, मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम की वह प्रजाति जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस फसल में किया जाता है। अल्फाल्फा में, ल्यूपिन, क्लोवर या स्वीट क्लोवर में। अब भैया जिसका देखो साइंटिफिक नेम से इसको रिलेट कर सकते हो, बताओ सही आंसर क्या होगा। राइजोबियम ट्राइफोली का प्रयोग किस में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है।
राइट आंसर बताइए। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है क्लोवर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोवर। आपका ट्राइफोलियम, ठीक है, ट्राइफोलियम आपका जो है से स्टार्ट होता है आपका, तो राइजोबियम ट्राइफोली किसमें प्रयोग किया जाता है? आपका क्लोवर के अंदर, ठीक, किसमें? क्लोवर के अंदर, ठीक। राइट आंसर यहां पर क्लोवर होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अल्फा अल्फा नहीं होगा, क्लोवर होगा, क्लोवर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंफर्म करके डाले हैं, ऐसे नहीं डाले हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट था, ठीक है। सारे जो टेस्ट पेपर में बनाता हूँ सारे कंफर्म करके ही आंसर लगाता हूँ। कोई चीज अगर की गलती से हो जाए, मिस्टेक, तो हो जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक रूप से संशोधित भोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएम फसलें कृषि फसलों को संदर्भित करती हैं जिन्हें जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। ये सही है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें उपज में सुधार कर सकती हैं, पोषक तत्व बना सकती हैं या जोड़ सकती हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन हमारे क्या है? राइट हैं। दोनों कथन ही यहाँ पर क्या है? सही है। हाँ, क्लोवर बरसीम को कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? जो है एक और दो दोनों सही हो जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, टमाटर फ्लेवर सेवर के देर से विकास के लिए कौन सा जीन स्थानांतरित हुआ? निफ जीन, कैरोटीन, पॉलीगैलेक्टुरोनेज अवरोधक या वर्नेज? किसका प्रयोग किया जाता है आपका फ्लेवर सेवर में? किसका प्रयोग किया गया है? बताइए राइट आंसर। तो ये जो फ्लेवर सेवर है इसमें पॉलीग्लैक्टुरोनेज अवरोधक का या पॉलीग्लैक्टुरोनेज इनहिबिटर का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर जो है यहां पर क्या हो जाता है? पॉलीग्लैक्टुरोनेज अवरोधक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, प्लांट ब्रीडिंग का जो सेट पेपर लिया होगा 21वां, ठीक है, उसमें ये पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर अंतर जीन एपिस्टासिस इंटरेक्शन के रूप में जाना जाता है। प्रभावी 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 योजक 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 या उपरोक्त सभी? तो इसे आपका योजक योजक या योगात्मक योगात्मक, इसे क्या कहेंगे? योगात्मक। जो आपका जो है ये क्या है? योगात्मक योजक योजक या योगात्मक योगात्मक। कैसा है? योगात्मक योगात्मक होगा। राइट आंसर यहां पर सी हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों में पॉलीप्लॉइड के प्रेरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माइटोटिक अवरोधक है एथिलीन, IA, कोल्चिसिन या ओजोन। तो भैया ये तो आप सभी को पता है, कोल्चिसिन जो है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका जो है कोल्चिसिन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में अंतः प्रजनन हानि अधिकतम होती है? ज्वार में, अल्फा अल्फा, बाजरा या सूरजमुखी? तो अल्फा अल्फा में अंतः प्रजनन हानि या इन ब्रीडिंग जो डिप्रेशन जो होता है ज्यादातर किसमें होता है? अल्फा अल्फा में। किसमें होता है? अल्फा अल्फा, ठीक। राइट आंसर यहां पर अल्फा अल्फा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी जीव की समयुग्मता और विषमयुग्मता का निर्धारण किसके द्वारा किया? बैक क्रॉस, स्वनिषेचन द्वारा, टेस्ट क्रॉस या उपरोक्त सभी द्वारा? तो आपके किसी जीव की समयुग्मता विषमयुग्मता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है। टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है समयुग्मता व विषमयुग्मता का जो है आपका निर्धारण, ठीक। अगला क्वेश्चन, जब एक जीन का एलील दूसरे जीन के दृश्य आउटपुट या फिनोटाइप को छिपाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एलिलोमॉर्फ, टोटोमेरिज्म, एपिस्टासिस या एलिलोपैथी? क्या कहेंगे? जब एक जीन एलील दूसरे जीन के दृश्य आउटपुट या फिनोटाइप को छिपाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका जो है एपिस्टासिस। क्या कहलाएगा? एपिस्टासिस।
देखिए आंसर इसलिए जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि आपके जो है 100 क्वेश्चन है और ये हमारा जो है आपका करीबन 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आपका एपी स्टार से यहाँ पर राइट आंसर होता है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में आपको पढ़ना है तो दोपहर 12 बजे आइए, 12 नहीं 1 बजे, ठीक है। दोपहर 1 बजे आपकी डिटेल क्वेश्चन वाली जो है आपकी क्या होती है, क्लास होती है। यहाँ तो सेट पेपर में डायरेक्टली आंसर ही बताएंगे। देखो तुरंत, और कुछ बच्चे देखो ऐसा है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करा देते हैं और 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपके जो है काफ़ी होते हैं, ठीक। और यदि आप इसको चाहते हो कि 3-4 घंटे चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत की प्रमुख कृषि निर्यात वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? चीनी, दालें, वनस्पति तेल या समुद्री उत्पाद। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 4, केवल 2 और 4। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों, तो बताइए क्या होगा? पिछले वर्षों के दौरान कित जो है पिछले वर्षों के दौरान जो है भारत में प्रमुख कृषि उत्पाद, देखो एक तो आपका चीनी है और दूसरा समुद्री उत्पाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, एपीडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी जिम्मेदारी चीनी के आयात की निगरानी करना है, इसे कृषि वस्तुओं और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात संवर्धन और बाजार विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एपीडा छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए पंजीकरण और वित्तीय सहायता योजनाएं बनाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ लोग तो आज के टेस्ट में यही पर कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, बी और सी दोनों। आपका जो है इसे कृषि वस्तुओं और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात संवर्धन और बाजार की विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। इसे निर्यात, आयात नहीं करता, ये निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात, ठीक। और छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए पंजीकरण और वित्तीय सहायता योजना नहीं बनाता है ना। लेकिन इसकी जिम्मेदारी चीनी के आयात की निगरानी करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है, सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? 5, सॉरी बच्चों, सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपका जो है ऑप्शन सी, तृतीय, तीसरा स्थान है। पहला नहीं है, तीसरा स्थान है। इसकी पीडीएफ आपकी विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर मिलेगी ब्रह्मास्त्र सेट पेपर में, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, तो वहां से आप इसे बाय कीजिए, खरीदिए उसे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका तृतीय हो जाता है ना। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान जो है तृतीय है। पहला स्थान पंजाब का है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से पहला स्थान पंजाब का है और तीसरा स्थान किसका है? आपका जो है उत्तर प्रदेश का है, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यान, रुचि, व्याकुलता या संतुष्टि। तो ये देखो ध्यान भी है, रुचि भी है, व्याकुलता नहीं है, संतुष्टि भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, 57। तो 57 क्वेश्चन है आपका, चलो इसे हम पूरा ही यही कराए दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, आईसीआर की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अग्रणी परियोजनाएं कौन सी हैं? राष्ट्रीय प्रदर्शन पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, ऑप्शन बी है KVK, ऑप्शन सी है यहां पर आपका जो है लैब टू लैंड प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है आपका बच्चों ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें बच्चों तो यहां पर सभी परियोजनाएं आईसीआर की हैं, है ना। तो यहां पर राइट आंसर
क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आपका केबी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जो है अग्रणी परियोजना है, आपकी लैब टू लैंड प्रोग्राम भी है, राष्ट्रीय प्रदर्शन पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना भी आपकी क्या है, एक तरह से आपकी जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की जो है अग्रणी परियोजना है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 58 है, किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी वाली एकल मुद्रित सीट क्या है, फोल्डर, बुलेटिन, पत्रक या अभियान। प्रारंभिक जानकारी वाली एकल, प्रारंभिक जानकारी वाली एकल जो है आपकी मुद्रित सीट क्या है, तो भैया वो है आपका पत्रक या लीफलेट। इसे क्या कहते हैं, पत्रक या लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्रक या लीफलेट। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर योजना कब शुरू हुई थी, आपका जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर योजना कब शुरू हुई थी, जनवरी 2004, मार्च 2004, जनवरी 2005, मार्च 2005। इसलिए तो इसने पास ऑप्शन देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, है ना। एग्जाम देखो यही तो करता है, एग्जामिनर का माइंडसेट ये होता है कि बच्चे को कंफ्यूज करना, कि वो दो ऑप्शन देखे उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2004। ठीक, किसान कॉल सेंटर कब शुरू हुआ था, आपका जनवरी 2004 में हुआ था, ऑप्शन ए होगा, जनवरी 2004। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60वां प्रश्न है, उस योजना का नाम बताइए जो जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करती है। कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, या एसी एंड एबीसी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर, किसान कॉल सेंटर, ठीक, केसीसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी और सहकार मित्र योजना। बताइए राइट आंसर। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर विस्तार सेवाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सभी को पता है, आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा। ठीक, 2005-6। ठीक, बहुत अच्छे। अरविंद राज जी आपने पेपर क्यों नहीं दिया, आप तो टॉप करते हैं ना, आज के पेपर में आप टॉप करते। अगला क्वेश्चन है, किस मवेशी की नस्ल के सींग बीड़ा के आकार के होते हैं और इस नस्ल की चाल अजीब होती है जिसे सवाई चाल कहा जाता है। ठीक, और इसे तेज शक्तिशाली भार ढोने वाले मवेशियों के महत्व दिया जाता है। साहीवाल, गिर, कांकरेज, कंगायम। अब यहाँ पर हमने पूरी लैंग्वेज रख दी, उसके पूरे गुण रख दिए, तो भैया सीधी सी बात है, सवाई चाल के लिए कौन सी फेमस है, सवाई चाल के लिए एक ही फेमस है आपकी जो है कांकरेज। कौन सी है भैया, कांकरेज है। कौन सी आपकी, कांकरेज जो है सवाई चाल के लिए फेमस है। कौन सी आपकी, कांकरेज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, फीड जिसमें 18% से कम कच्चा फाइबर और 70% से अधिक टीडीएन होता है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रफेज, कंसंट्रेट, सूखी घास या साइलेज। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कंसंट्रेट या दाना, है ना। दाना जो है 18% से कम क्या होता है, कच्चा रेशा होता है, और 70% से अधिक क्या होता है, टीडीएन और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहां पर दाना या कंसंट्रेट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, कंसंट्रेट या दाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल है, रेड कॉर्निश, असील, व्हाइट लेगहॉर्न या कड़कनाथ। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर बताइए कि कौन सी मुर्गी की नस्ल है जो दुनिया में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करती है। तो व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न क्या है, लेयर है, और सबसे ज्यादा दुनिया में जो है आपका क्या, अंडे का उत्पादन। देसी नहीं करती, असील नहीं करती भैया, असील नहीं करती, सबसे ज्यादा जो अंडों का उत्पादन करती है वो व्हाइट लेगहॉर्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 64 है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम रेशों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्यूपा कैटरपिलर में विकसित होता है, ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन बी है, थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो इसको, ठीक। यहां पर जो है जीवन चक्र और रेशम के रेशों के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर ये बताना है। तो पहला कथन है, ऑप्शन ए है, प्यूपा कैटरपिलर में विकसित होता है, प्यूपा कैटरपिलर में विकसित होता है। ऑप्शन बी है, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है और रेशम के रेशे कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? देखो, रेशम के रेशे कैटरपिलर द्वारा प्रोटीन का स्रोत, मतलब नॉर्मली प्रोटीन सेरेसिन होती है और फाइब्रोलिन होती है, ये तो सही है आपका। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, ये भी सही है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है? गलत है आपका ऑप्शन ए, प्यूपा में कैटरपिलर विकसित होता है, ये गलत है। प्यूपा में कैटरपिलर विकसित नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 क्वेश्चन इस सिलेबस से ऐड करने थे, तो जितने बने हमने उतने कर दिए। अगला क्वेश्चन है, मछली के उत्पादन पर पर्यावरण नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है। तालाब की मछली या पॉन्ड फिश, पुनः परिसंचारी जलीय कृषि प्रणाली, बायोफिल्म या बायोफ्लॉक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बायोफ्लॉक, बायोफ्लॉक। और भी देखो एपीकल्चर के क्वेश्चन छूट ही गए, है ना। आज के सेट में एपीकल्चर के क्वेश्चन छूट गए, उसका कारण ये था कि आपके 5 क्वेश्चन बनाने हैं, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशरीज से, एपीकल्चर से, मुर्गी पालन से, डेयरी से, है ना, और आपका साथ साथ फिशरीज से। तो आपके 5 क्वेश्चन के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, है ना। तो 5 क्वेश्चन आपके, अब अगले सेट में हम जो है आपके एपीकल्चर से भी क्वेश्चन डाल देंगे। आगे है कंप्यूटर का क्वेश्चन है पहला, पाइथन एक है निम्न स्तरीय भाषा, मशीन भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा। पाइथन एक है, तो भैया जो पाइथन होती है, पाइथन कैसी है आपकी, जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। पाइथन क्या है बच्चों? उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाता है, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा है पाइथन, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, या फिर कहें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67, बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? 5वीं, दूसरा, चौथा या तीसरा? किस पीढ़ी का जो है मुख्य घटक है? आज की पीडीएफ जो है नहीं मिलने वाली, आपको जो है विजन एग्री एकेडमी जो है एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर जाकर आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से है, ठीक। ये पीडीएफ आपकी जो है आपका जो सेट पेपर वाला ब्रह्मास्त्र सेट पेपर वाला जो कोर्स है उसके अंदर मिलेगी ये, ठीक है। तो वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी बताइए, बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? तो 5वीं, जो आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें जो है बायोचिप का प्रयोग किया गया था। देखिए ऐसा है कि कुछ तो हाँ वो तो सही है, कुछ तो आएंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए विंडोज 10 सिस्टम में निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस एस, अल्ट कंट्रोल प्लस एस, या फिर कहें कंट्रोल प्लस टैब। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है खुले एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए विंडोज 10 सिस्टम में निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का, दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए जो ओपन हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब या गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर की बात करें तो कैथोड रे ट्यूब है ना। तो किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करते हैं? आपका कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ई कॉमर्स है आपका, है ना। तो देखिए फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक से फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक। अब देखो वित्तीय उपकरण आपके जो है वित्तीय उपकरण सिलेबस में है, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इसमें आपका फोन पे भी आ जाता है या फिर डिजिटल वित्तीय उपकरण, इसमें आपका नेफ्ट भी आ जाता है, नेट बैंकिंग आ जाती है, यूपीआई आ जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ जाते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आपके जो या फिर कहें डिजिटल वित्तीय उपकरण में आ जाते हैं। तो ये जो है आपका डिजिटल वित्तीय उपकरण से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर एक्सिस बैंक। फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा शुरू कर रहा है किससे? आपका जो है आपके जो है एक्सिस बैंक से। फूड एनालिसिस के लिए देखो थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फील्डिंग का उदाहरण है? B2B, B2C या C2C या B2G। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स या कॉमर्स टू कॉमर्स या फिर सॉरी बिजनेस टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी या बिजनेस टू गवर्नमेंट। बताइए इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट B2G। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहां पर? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका B2G। क्या होता है? B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फील्डिंग का उदाहरण किसका है? आपका B2G का है, B2G का है ना। बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B नहीं है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, B2G है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, रमन मानव मस्तिष्क न्यूरॉन्स कैसे कार्य करते हैं और प्रोग्रामर के इनपुट की आवश्यकता के बिना डेटा सुविधाओं का स्वायत्त रूप से विश्लेषण करने की उनकी क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं? यह मशीन लर्निंग के किस क्षेत्र से संबंधित है? सांख्यिकीय सीखना, एआई नैतिकता, तंत्रिका नेटवर्क या कंप्यूटर विजन। राइट आंसर बताइए यहाँ पर 72। ये आपका जो है एआई या मशीन लर्निंग से क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका किससे है? मशीन लर्निंग से क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाता है वो है तंत्रिका नेटवर्क। क्या है आपका? तंत्रिका या फिर कहें न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क जो है राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, तंत्रिका नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? परिशुद्धता, सीखना, अवलोकन करना या उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? तो वो है आपका सीखना या लर्निंग। क्या भैया? सीखना या लर्निंग। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? ये सोशल मीडिया है आपके सिलेबस में। एक क्वेश्चन स्कॉलरशिप टेस्ट, बताइए पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी है? फ्रेंडस्टर, 6 डिग्री, लिंक्डइन, माई स्पेस। राइट आंसर बताइए यहां पर ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर? तो इसे हम पहली सोशल मीडिया साइट जो थी वो थी आपकी 6 डिग्री थी। कौन सी थी? ऑप्शन बी 6 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या चैन प्रिंटर। कौन सी जो लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 75 का?
यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ड्रम प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। क्या हो जाता है राइट आंसर? ड्रम प्रिंटर या जो है ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मोबाइल में सिम का मतलब क्या है? सिम जो होती है उसका मतलब क्या होता है आपका? सब्सक्राइब इंटरनेट मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मेमोरी। राइट आंसर बताइए यहाँ पर। थोड़ा अच्छे से पढ़िए कंप्यूटर को, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िए। देखिए ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपकी एक किताब से बनाए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अच्छे बनते हैं क्वेश्चन। और अगर ये ऐसे क्वेश्चन बन गए ना हार्ड लेवल के क्वेश्चन, तो आप लोग देखो क्या है कि नहीं कर पाओगे। इजी तो देखो सारे लोग करा देते हैं, इजी क्वेश्चन तो कंप्यूटर से सब करा देते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल भी देखो, है ना। तो यहाँ पर सिम का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब जैसे मोबाइल पूछा है तो सिम तो पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है 77। ईमेल पते के उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम भागों को प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। अब जैसे आपने लिखा विजन एग्री एकेडमी @gmail.com, तो यहाँ पर डोमेन नेम और कंपनी के नाम को कौन अलग कर रहा है भैया? हैज आपका जो है डॉलर @ या प्रतिशत। तो यहाँ पर राइट आंसर @ इतना इजी क्वेश्चन था ये, है था ना। अगर कि आप ईमेल यूज करते हो तो ये आसानी से आप बता सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न वेबसाइटों की विशिष्ट पहचान क्या करता है? मैक एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, डोमेन नाम या प्रोटोकॉल। आप जैसे देखो एक वेबसाइट पे आपको कोई, या फिर कहे मैं अपनी वेबसाइट का नाम बताऊं, तो मेरी वेबसाइट का नाम क्या है? visionagricacademy.in। तो ये क्या है? मेरा डोमेन नेम है, यही मुझे सारी वेबसाइट से क्या करता है? अलग करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? डोमेन नाम या डोमेन नेम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ट्रांसफर मोड नहीं है? ब्लॉक मोड, डेटा मोड, स्ट्रीम मोड या संपीड़ित मोड। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 79 का। तो यहाँ पर जो एफटीपी का मोड नहीं है वो है डेटा मोड। आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ट्रांसफर मोड कौन सा नहीं है? डेटा मोड नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न है, इन एमएस एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। एमएस एक्सेल में सेल में डाली गई टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, सेल टिप या वेब टिप। क्या कहेंगे इसे? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है उसे कहते हैं जो है ऑप्शन सी, सेल टिप। ठीक। क्या कहा जाता है? सेल टिप। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है। एमएस एक्सेल में सेल में डाली गई टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? सेल टिप कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो है क्वेश्चन। ठीक। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश सरकार को बस स्टॉप को बस पोर्ट के रूप में विकसित करना, इन बस पोर्ट का विकास कैसे किया जाएगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, क्राउड फंडिंग अभियान के माध्यम से, केवल राज्य सरकार द्वारा, अंतरराष्ट्रीय सहायता और अनुदान मांग द्वारा। ये करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सार्वजनिक निजी भागीदारी से। किससे आपके बस पोर्ट का जो है आपका विकास किया जाएगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं हो, केवल राज्य सरकार नहीं होगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर आपका जो है P. अगला क्वेश्चन है, किसान पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या है? किसान पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या है? किसान पेंशन योजना के लिए आयु सीमा क्या है? किसान पेंशन योजना की 18 से 40, 18 से 60, 21 से 40 या 21 से 55। तो किसान पेंशन योजना के लिए जो आयु है 18 से 40 वर्ष है। जो ये कहें एलिजिबल है वो कौन से? 18 से 40 एज वाले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, 83वां प्रश्न है, हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद योजना
के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से एक उत्पाद के रूप में चुना गया है? अमेठी, जालौन, देवरिया या कुशीनगर? बताइए। हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से एक उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भैया आपका कहां से? जालौन से। कहां से चुना गया है बच्चों? जालौन से चुना गया है। कहां से? जालौन से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, 84वां प्रश्न है। बॉक्साइट खनिज व्यापक रूप से किस जनपद जिले में पाया जाता है? झांसी, बांदा, सोनभद्र या ललितपुर में? बॉक्साइट खनिज जो है आपका व्यापक रूप से सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो व्यापक रूप से कहां पर पाया जाता है भैया बॉक्साइट? आपका बांदा के अंदर। कहां पर पाया जाता है? बांदा। ऑप्शन बी बांदा यहां पर राइट आंसर हो जाता है। बांदा के अंदर जो है बॉक्साइट खनिज व्यापक रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85वां प्रश्न है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित किस मंडल का जो है हिस्सा है? बरेली मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल या इलाहाबाद मंडल? बलिया जिला किस मंडल का जो है भाग है? तो भैया बस्ती जिला किसका भाग है? आजमगढ़ मंडल का भाग है। किस मंडल का भाग है बच्चों? आजमगढ़ मंडल का जो है भाग है, आजमगढ़ मंडल। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, भुक्सा, भोटिया या राजी? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भैया वो है आपकी थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है बच्चों? थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति। ठीक, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद को? किसे जो है आपका जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? बताइए राइट आंसर। तो भैया जो मैथिली शरण गुप्त हैं इन्हें महात्मा गांधी ने क्या दी थी? राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी बच्चों? राष्ट्र कवि की। ठीक, यहां पर आपके 87 तक क्वेश्चन है और इसके बाद हम नेक्स्ट पीडीएफ आपके लिए खोल रहे हैं। क्या हुआ कि मैंने डायरेक्टली टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चन डाले थे, इसके पीपीटी मतलब कि ये कहें कि इसको हमने बनाया नहीं था आपका, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपकी थोड़ा सा दिक्कत करेगी और बाकी मैं जो है अगले जो 13 क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट आंसर रहेंगे इसमें। ठीक, जो आपका एक्चुअल में टेस्ट था वही है। एक मिनट रुक जाइए बच्चों। VL एडमिन, ये एक मिनट बच्चों, मैं पीडीएफ ओपन कर लूं। सॉरी, उसी सेट पेपर के अंदर डाली थी मैंने। एक मिनट। 13 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, वो मैं अभी हाल करवा रहा हूं। जस्ट मुझे पीडीएफ मिल जाए वो। हाँ ये रही। ये आपका स्कॉलरशिप जो टेस्ट था डायरेक्टली ये इसकी पीडीएफ है। ठीक है, इसको हम आपके जो ग्रुप है, ठीक, टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर देंगे हम। बस पहुंच ही गए हैं अपने क्वेश्चन पर। ये आपका जो है यूपीजी के हो गया, सॉरी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन के बाद यूपीजी के आपका ये आ गया उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
आपका जो है 86। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या था इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना, तो इस वजह से, ठीक, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन थोड़ी क्लियरिटी दिख रही है क्या? क्लियरली दिख रहा है क्या? क्लियरली दिख रहा है क्या? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? सुलह कुल, क्लियरिटी है क्या, ये बताइए, यस नो? सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है मिर्जापुर, आजमगढ़ या आगरा या कानपुर? तो भैया ये आगरा में किया जाता है। सुलह कुल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? आपका आगरा के अंदर। भैया ऐसा ही पेपर आने वाला है एजीटीए का, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। इजी दे दो तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट दे दो तो लगता है कि ऐसा नहीं आएगा, फिर भैया आएगा कैसा, है ना? है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर आगरा हो जाता है, ठीक। सुलह कुल जो उत्सव है प्रदेश में आयोजित किया जाता है आपका आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, अभी हाल हमने पढ़ा था, थारू जनजाति है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु या फिर कहें उत्तर प्रदेश की जलवायु को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु वो कैसी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पर थोड़ा आंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मैंने जो है जल्दी जल्दी बनाया, और इसी बीच आपके जो है क्लास का भी समय हो गया, 8 बज गए, तो मैंने कहा अब 17 क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपकी जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, कैसी है? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण, सॉरी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल है ना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यूपी जीके का, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और नए वन्यजीव अभयारण्यों का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और नए वन्यजीव अभयारण्य, बखरा और हसनापुर, कैमूर और कतर्निया घाट, चंद्रप्रभा और ओखला, चंद्रप्रभा और पीलीभीत। चंद्रप्रभा और पीलीभीत जो है नए और पुराने, मतलब ये कहें सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा है, और सबसे नया कौन सा? पीलीभीत, ठीक। हाँ, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। देखो मेन एग्जाम है, मेंस है, तो अच्छा ही देखो लेवल रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है, उत्तर प्रदेश में कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाए? फास्फेट और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर, मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर लेकिन फास्फेट की कमी, मृदा फास्फेट से भरपूर लेकिन नाइट्रोजन की कमी। तो नॉर्मली आपकी जो तराई क्षेत्र की मृदा होती है वहां पर मिट्टी क्या होती है आपकी? नॉर्मली फास्फेट से तो भरपूर होती है, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, लूनी नदी, या फिर कहें आपकी यमुना नदी या ताप्ती नदी? तो सभी को पता है गोमती नदी के यहाँ, या फिर कहें गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ या फिर कहें उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले द्वारा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का आदेश दिया था? ऑक्सीजन संयंत्र जो है स्थापित करने का आदेश दिया था। लखनऊ, जौनपुर, बरेली या कानपुर? तो बरेली में जो है इफ्को ने उत्तर प्रदेश के जो है बरेली जिले में दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र जो है स्थापित कर रहा है। कौन? आपका इफ्को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? तो अभी हाल हमने पढ़ा था किसे दी गई थी, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तनिर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो इसे हमने अभी अभी देखा था, कौन सा है भैया, जालौन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, जालौन राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को उपहार मृदा के नाम से जाना? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग? तो पूर्वी भाग में उपहार मृदा के रूप में जाना जाता है किसे? आपकी बांगर मृदा को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है, उत्तर प्रदेश सरकार को बस स्टॉप को बस पोर्ट के रूप में विकसित करना है। इन बस पोर्ट का विकास कैसे किया जाएगा? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट जो है प्रोपोर्शन में या भागीदारी में किए गए, पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बलिया जिला उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, किस मंडल में आता है? तो अभी अभी बताया था, आजमगढ़ मंडल में आता है। किस में आता है? आजमगढ़ मंडल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट खनिज व्यापक रूप से किस जिले में पाया जाता है? अभी हाल बताया था, बांदा के अंदर। ठीक, कहां पर पाया जाता है? आपका बांदा के अंदर। ये थोड़ा सा आंसर, हाँ वो आंसर दिए, 17 क्वेश्चन में आंसर दिए, क्या कर सकते हैं, वो बना नहीं पाए। जैसे मतलब कि ये कहें कि आपका टाइम हो गया, इस वजह से मैंने सोचा कि 17 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करा देंगे। विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो यह है आपकी मध्य प्रदेश के। ठीक, विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य के बीच संयुक्त परियोजना है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश के साथ जो है आपकी संयुक्त परियोजना है। ठीक, वो क्या हुआ कि मैं आपके लिए बना रहा था, ठीक है, टेस्ट पेपर। ये क्या था, पहले तो मैंने टेस्ट बनाया एप्लीकेशन पे, क्योंकि डालना था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने डायरेक्टली एप्लीकेशन पे डाल दिया था टेस्ट। फिर उसके बाद मैंने इसको पीडीएफ बनाई, तो पीडीएफ बनाने में इसके आंसर देखो, इस पर तो हटेंगे नहीं, तो पीडीएफ में 87 क्वेश्चन तक ही मैं कर पाया। उसके बाद जो है आपको डायरेक्टली जो है आपका कर दिया है। हाँ, कुछ रिपीट हो रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और गलत सुम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। जैसे कजरी रामनवमी की पूर्व संध्या पर किया जाता है, ख्याल पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है, मयूर नर्तक मोर पंख से बने परिधान पहनते हैं। तो यहाँ पर जो गलत वाला है वो है आपका ए वाला, या फिर कहें कजरी। कजरी जो है रामनवमी की पूर्व संध्या पर नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, केवल कथन ए गलत है, केवल कथन ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गोरखपुर, गाजीपुर, बाराबंकी या मुरादाबाद? तो बाराबंकी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है ना। बाराबंकी क्या है? सर्वाधिक उत्पादक जिला है, किसका? अफीम का। लेकिन जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? आपकी गाजीपुर के अंदर है। अफीम में की जो सर्वाधिक फैक्ट्री है वो कहां पर? गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड या मथुरा? तो रेणुकूट के अंदर। कहां पर? रेणुकूट के अंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल आपकी 1903 में स्थापित की गई थी। पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? 1903 में। और लास्ट क्वेश्चन है, किसान पेंशन की आयु सीमा, ये ऑलरेडी हो चुका है, 18 से 40 वर्ष। ठीक, ये आपका जो है सेट पेपर आपका आज का कंप्लीट हो जाता है। 100 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐप में दिक्कत आ रही थी। ठीक, देखिए
आपका जो प्रैक्टिस सेट, बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि ये प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र सेट पेपर के अंदर। ठीक, 60 सेट पेपर या फिर कहें 80 सेट पेपर इसमें देने वाले हैं। आपके जो 20 फुल लेंथ है इसको बढ़ा के हमने 40 कर दिया है, और ये संडे तक आपका रिवाइज कर देंगे या फिर कहें इसको चेंज कर देंगे हम। 40 टॉपिक वाइज सेट है, प्रिंटेबल पीडीएफ है, 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के, पूरा पैटर्न पर आधारित रहेंगे। और प्राइस कितना है, 299 रुपए। और जो स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हैं, देखो आपका जो ये कहें कि जो सारे नोट्स बनाए गए हैं पूरे के पूरे आपके पैटर्न पर आधारित है, एजीटीए के पैटर्न पर आधारित है, पूरा सिलेबस उसी तरह से है जैसा कि आपका एजीटीए का है। ठीक, तो उसी तरह से एक एक चीज आपकी कवर की गई है इसमें। ठीक, और जो बच्चे इसको बाय करना चाहते हैं, ठीक, जिसको इसे बाय करना है, ठीक, ये जूम नहीं हो रहा, जिसको इसे बाय करना है तो क्या करना है आपको, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल या फिर कहें बुक्स या नोट्स बाय करना चाहता है तो उसको सिंपली सा क्या करना है, ये मेरा नंबर है 7, थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहा हूं, 7880, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से देखें। नंबर नोट कर लेना, नंबर को 7880497104, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस कांटेक्ट नंबर पर आपको संपर्क करना है नोट्स के लिए, है ना। तो प्रिंटेड नोट्स आपको यहां से हार्ड कॉपी में आपके घर पर भिजाए जाएंगे। तो आपको नंबर नोट कर लीजिए, 7880497104, 7880497104। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड नोट्स का आप करोगे तो वैसे ही हम आपको पेमेंट का मेथड भेजेंगे, आप पेमेंट करोगे, वैसे ही आपको जो है यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा आपके घर के लिए। ठीक है, और आपका 7 से 8 दिन पे आपके घर पे भिजा दिया जाएगा। ये सारे नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे नोट्स कैसे, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और साथ में साथ आपके जो है ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक, जिसमें आपका जो है एक है 1299 का, लेकिन आपका 25% डिस्काउंट है, जिसमें आपको भी 125 कोड लगाना है, जिससे आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई बुक और प्रैक्टिस एमसीक्यू, 40 टेस्ट मिलेंगे, सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। ठीक, और आपकी टेस्ट सीरीज जिसमें 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 आपके सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। और कृषि प्रारूप, जो बच्चे पीडीएफ नहीं खरीदना चाहते वो आप जो बच्चे प्रिंटेड नहीं खरीद सकते उनके लिए पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है, तो यहाँ से आप जो है इसको खरीद सकते हैं। ठीक, तो अब ठीक है, चलते हैं। ठीक, तो ये आपका पीडीएफ बंडल कोर्स है, ये भी आपको कहां पर मिलेगा, विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अगला सेट पेपर कल करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट दोस्तों।